नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी पर। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले हमने प्रदेश में एक दुखद घटना हमने देखी, जिसका गवाह न सिर्फ पूरा राजस्थान बल्कि पूरा देश बना। जी हां, हम बात करें श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो दुखद हत्या हुई है उसके बाद में हमें कह सकते हैं कि इस दुखद घटना के बाद में एक बार फिर से बहुत लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन पूरा राजपूत समाज एक जाजम पर आ गया। और कहीं ना कहीं हमने वहाँ पर कवरेज करी है। मेट्रोमास हॉस्पिटल 2 दिन हम लगातार वहाँ पर मौजूद थी, नवतेज टीवी की टीम। और कहीं ना कहीं वहाँ पर भले ही कोई कितना भी दावा कर ले, लेकिन उस पूरे आंदोलन को बांध कर जिन्होंने रखा है वो आज हमारे साथ है। आपको छोटी सी जानकारी हम दे दें, इनका चेहरा वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने आप को राष्ट्रपुत्र कहलाने वाले और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की दहेज विरोधी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिंह सोनगरा हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी पर। सबसे पहले तो सुरेश जी, 2 दिन उस पूरे घटनाक्रम की जो हम कह सकते हैं, जो पूरी वानगी जो देखी गई, उससे न सिर्फ राजधानी जयपुर राजस्थान बल्कि पूरा देश उससे हिलसा गया था। और कहीं ना कहीं समाज के आप जैसे कुछ बड़े लोग अगर वहाँ पर नहीं होते तो न जाने इस आंदोलन की दशा और दिशा क्या होती। क्योंकि जो पूरा जो युवा शक्ति जो वहाँ पर थी वो एक तरीके से बहुत जोश में थी, बहुत गुस्से में थी। और आप जैसे कुछ लोगों ने उन युवा शक्ति को बांधे रखा, एक सही डायरेक्शन में आप लोगों ने उसे बढ़ाया। सबसे पहले तो आपसे उसी घटना की हम बात कर लें। घटना बेहद दुखद है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब इस आंदोलन को आपने शांतिपूर्ण ढंग से रखा है। अब आगे इस आंदोलन के बाद क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी घटना हुई क्यों। बहुत बड़ी बात है, ऐसी घटना हुई क्यों। इस घटने का जवाबदार पूर्ण रूप से सरकार की है, गहलोत सरकार की है। और पूर्ण रूप से गहलोत सरकार की इसलिए कि मैं मीडिया के माध्यम से पहले भी बता चुके हैं। हम आज से 17 जुलाई 2022 को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें पूरी स्पष्ट रूप से हमने क्लियर कर दिया था कि भैया, पाकिस्तान से दादा को धमकी मिली, अदर राज्यों से धमकी मिली। उसके बाद पदाधिकारियों की बैठक हुई और सारे पदाधिकारियों में जब कॉल आया दादा के राष्ट्र महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष सब एकत्रित होकर हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मुद्दा ये था हमारा कि भैया, जो धमकियां मिल रही है इसके बारे में डिस्कस करके सरकार को अज्ञात करा के अपन सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो सरकार को हमने प्रॉपरली मीडिया के माध्यम से भी रखा। तो उन्होंने जांच में बताया गया, प्रशासन ने बताया गया हम जांच कर रहे हैं, और जांच में बताया गया वर्चुअल नंबर से फ़ोन आए हैं। तो मेरे एक ही कहने के मतलब कि आज हम हाईटेक टेक्नोलॉजी में हम नंबर 1 है। हम यदि भारत देश की बात करें तो देश में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आज हम सब तरह से आर्थिक मजबूती से सब जगह से मोदी जी ने बहुत मजबूती से भारत देश को आगे बढ़ाया है। तो क्या मेरे ये सवाल का जवाब था कि भैया जो कोई फ़ोन कर रहा है, क्या हम इतना ट्रैक नहीं कर पाए उनको। उसके बावजूद फिर हमने देखा कि ये सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमने एक और कोशिश करने की कोशिश की कि भैया केसरिया महापंचायत के थ्रू समझाने की कोशिश की। लेकिन उसका भी रिजल्ट क्या, सारे राजपूत भाई इकट्ठे हुए, सब समाज के एकत्रित हुए, बड़े बड़े अनुभवी व्यक्ति एकत्रित हुए, और उसका रिजल्ट भी क्या मिला। बस चुनाव आ रहा था तो इनको तो अपनी राजनीतिक की रोटियां सेकनी थी गहलोत साहब को, क्योंकि गहलोत साहब का सबसे बड़ा हाथ ये भी माना जा रहा है। उनके बच्चा के से ओपन लिस्ट में भी नाम आया है। तो ये उस स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा हाथ है। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात ये भी आती सामने और कहना भी चाहिए मुझे कि देखो, सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि यदि हमारे भारत देश में इन घटनाओं को रोका जाए तो कैसे रोका जाए और क्या करना है, क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी का पर क्या वर्कआउट किया हमारे पास में, इस बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा है ये भी सरकार को पता है। हर प्रकार की हमारे अंदर पार्ट्स में क्या इतनी प्रकार की टेक्नोलॉजी है। तो वो जो व्यक्ति आया अंदर घुसकर आया, गोली मार रहा, गोली मारने के बावजूद भी फटाफट कौन सी गली से हो गए, कौन सी गली से जाने के बाद हम बात करते हैं गली से, कौन से हथियार से आए थे, कहाँ से हथियार आए, और यहाँ तक कि मैं तो कौन सी गाड़ी से कौन सा ऑफिसर मिला हुआ है, कौन से नेता है, कौन सा माफिया मिला हुआ है, कौन से इस संगठन, इस इतना बड़ा संगठन का इतने बड़े पदाधिकारी की राष्ट्रपुत्र की बहुत बड़ी, मतलब अभी हम देखा जाएंगे तो सुखदेव दादा ने तो वो एक क्रांति थी, एक आंदोलन था, एक खुद भारत देश के बहुत बड़ा चेहरा उभरता हुआ राजनीति में किस किस को खतरा हो गया था, उस हिसाब से आप समझ सकते हो। दूसरी बात मैं ये भी थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ, क्या हमारी गलती, क्या दादा की ये गलती थी कि सबसे बड़ी बात करो कि वहाँ तिरंगा लहराना ही गलत माना जाता था।
जम्मू कश्मीर में लाल सबसे चौक की लाल आप चौक बात पे कर रहे हैं। तिरंगा पे लहराया, क्या वो उस गलती की सजा दी उनने गोलियों से? क्या हम ये बताएं, राजपूतों में इतिहासों पे हमेशा छेड़छाड़ होती थी, कई प्रकार की छेड़छाड़ हुई, इतिहास में हुई, मूवी बनी और मूवी का हमने जवाब भी थप्पड़ों से दिया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये वो रीज़न था? फिर एक और बात आती है, बड़े बड़े माफियाओं की और चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें संगठन को चलाते टाइम पे सब चीज़ें सामने आई जी। कि बहुत सारी जब संगठनों को तकलीफें होने लग गई थी दादा को रहने के बाद, सरकार खतरा में आ चुकी थी, तो कि ये सरकार जब ये पावर से जा रहे थे, इन्हें जानबूझ कर साजिश से ये काम करवाया गया। अब बातें तो बहुत सारी निकल के आ रही है कि दुबई में कौन बैठा है, कौन किससे रिलेशनशिप में जी। है, कौन कहाँ से क्या था। और दादा का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी ये चीज़ रही कि दादा किसी भी व्यक्ति, आम व्यक्ति से भी, किसी आम नागरिक तो छोड़ो, किसी व्यापारी भाई को किसी को फ़ोन किया कि वहाँ से 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ की यदि फिरौती मांगने की कोई भी बात आई तो दादा ने स्पष्ट रूप से मना किया कि उसे देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल अब प्रशासन के ऊपर बात। बिल्कुल सुरेश जी, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। मेरा अगला सवाल भी यही था, जी। जैसा कि अभी आपने भी बताया कि जो तमाम जो राजपूत कम्युनिटी है उसका कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे पता नहीं हो कि अगर किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, वो भले ही किसी भी प्रदेश में बैठा हो, वो आप लोगों तक वो पहुंचता था और आप लोगों के ज़रिए वो सुखदेव जी के पास में पहुंचता था। और क्योंकि ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही जनता हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, उसे ऐसा लगता है कि सुखदेव सिंह जी या आप लोग हैं, आप सिर्फ एक कम्युनिटी के सर्वेसर्वा हैं। लेकिन मेट्रो मास हॉस्पिटल के वहाँ पर जब हम मौजूद थे तो वहाँ पर सिर्फ राजपूत कम्युनिटी नहीं थी। नो डाउट राजपूत कम्युनिटी बहुतायत में थी, लेकिन सिर्फ राजपूत वहाँ पर थे ऐसा नहीं है। वहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग थे, वहाँ गुर्जर समाज के लोग थे, वहाँ कायस्थ समाज के कई लोग थे। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सुखदेव जी के लिए हर समाज का व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था। वो उस परिवार के साथ में दुख शेयर करने वो आया था, उनका दुख बांटने आया था। और अपनी अपनी तरफ से जितनी भी है आर्थिक मदद के लिए आप लोगों ने मना ही कर दिया था, सरकार से नहीं चाहिए, अपनी तरफ से हमने देखा, रात को 1:30 बजे तक हमने देखा है किस प्रकार से हर एक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ योगदान वो सुखदेव जी के लिए करना चाहता था, उनके परिवार के लिए करना चाहता। तो जाहिर सी बात है सर्व समाज के वो नेता थे। और ऐसे नेता का इस प्रकार का इनपुट, जैसा कि अब तो सबको ही पता है, पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को इनपुट दिया, राजस्थान सरकार के डीआईजी और बड़े बड़े अधिकारियों के पास में ये इनपुट था। तो जाहिर सी बात है हम मतलब कोई भी व्यक्ति है जिसने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं, समझी हैं, वो ये मान ही नहीं सकता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी थे, उनके पास में खबर नहीं थी। और अगर थी तो ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या उनके मन में चल रहा था कि उन्होंने सुखदेव जी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई? क्या लगता है आपको? साफ साफ दिखता है सर, साफ साफ दिखता है भाई। जब उनको सब कुछ पता था, जब ये बात, हम बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि हमने अन्य राज्यों के सरकारों को भी अलर्ट किया था, अन्य राज्यों को लेटर आया, हरियाणा से आया, पंजाब से आया, सरकार ने वहाँ की प्रशासन ने इनको अलर्ट भी किया था कि भैया इनको मारने के लिए AK-47 जैसे हथियार खरीदे गए हैं। और पूरी एजेंसियों ने जांच करने के बावजूद सब कुछ पता था, फिर भी गहलोत साहब अपने कान में मतलब क्या बताओ, जरा सा भी आवाज़ नहीं गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आप भी जानते हो, कल पेपर में भी देखा हमने, मीडिया में भी देखा, पेपर में भी, और फ्रंट पेज पे लिखता हुआ सामने वाला लिख रहा सामने कि गहलोत साहब के बच्चे का क्या नाम है, क्या करना है। तो ये कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं तार इतने बड़े बड़े संगठनों से जुड़े हुए, आतंकवादियों तक मैं बात बताना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान, ये हमारा देश की सबसे बड़ी सुरक्षा के ऊपर सबसे बड़ी चूक भी कह सकते हैं हम इसे। इसलिए चूक कह सकते हैं कि आज ये दादा की बारी है, कल हमारी बारी है, बड़े बड़े नेताओं की बारी है। और ये कितनी बड़ी बात है कि जब आपको वहाँ की सरकार ने लेटर के थ्रू बता दिया गया कि इन्हें सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, और उन्हें वहाँ पहले क्लियर कर दिया गया कि हथियार खरीदिए गए, सब कुछ कंप्लीट हो गया और मारने की साजिश है इनको, और फिर भी हम सुरक्षा नहीं दे रहे, एक हवलदार नहीं दे रहे। और आज इतने बड़े गोलियां कांड होने के बावजूद आप क्या सोच रहे हो, 2000-5000 पुलिस सुरक्षा में वहाँ भेज रहे हो? यह शर्मनाक की। और मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, आज किसी सरकार की बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, अभी एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको। बहुत बड़ी बात है ये कि यदि अभी बीजेपी सत्ता में नहीं है, अभी बीजेपी सत्ता में नहीं, आज भी गहलोत साहब की जवाबदारी थी, गृह मंत्री की जवाबदारी थी, उनके साथ सारे पदाधिकारी की जवाबदारी थी, डीएसपी एसपी से लगा के आईजी तक, इन सब का जवाबदारी। मैं तो कहता हूँ इन सब पे उंगलियां उठती नहीं, सवाल उठता है। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपने इतने हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? क्या ये हत्या कराना चाहते थे? और ये तो अब तो समाज एक ही बात सवाल पूछ रही कि ये सोची समझी साजिश इसलिए रची गई कि आदि सरकार इधर नहीं, आदि सरकार इधर नहीं, और किसके हाथ में सत्ता जाने वाली है। जब इनको लगा कि अपना पावर खत्म, अपनी पोजीशन खत्म, अपनी कुर्सी खत्म, तो दादा नाक में नथ पहना देंगे तो शायद
वो भी इनको खतरा ठहरा रहा था। इसके कारण भी दादा की साजिश से इसकी मौत का जवाबदार वो लोग भी हो सकते हैं। मेरा ये कहना पड़ भी रहा है, बहुत सारे तरंगे निकले। देखिए ना, इस जांच जो निकलेगी ना, अच्छे अच्छे के पत्ते खिलेंगे। अभी आपके चेहरे के माध्यम से मैं आऊंगा, फिर से इंटरव्यू दूंगा और बताऊंगा ये चेहरे कौन से चेहरे थे। सिर्फ सच्चा बोलने वाला व्यक्ति को, सिर्फ गौ माता के ऊपर मुद्दा उठाने वाला, हिंदुत्व के मुद्दे पर उठाने वाला, और यदि बात करते हैं हमारी छोटी माते बहनों पे ऊपर बलात्कार पे होता है तो उन आवाज उठाने वाले को सजा इस प्रकार के देते हैं। आपने एक और बहुत अच्छी बात कही कि ये सर्व समाज, अरे दादा ने किस समाज को पीछे छोड़ा था? वो तो पहले ही बोलते थे सर्व समाज हमारी समाज को लेकर चलती। राजपूत का मतलब राष्ट्रपुत्र होता, सारी समाज उसमें समाज है, और सारी समाज में वो समाज है। नेतृत्व ही राजपूत ने किया है, तो राजपूत ने पहले तो उनके साथ सुरक्षा बहुत थी। तो आज ऐसी सरकार में ऐसी चुप कैसे? क्या ये सोची समझी कांग्रेस की सरकार में था क्या? पंजाब में सरकार कांग्रेस की, तो क्या मिली जुट सरकार थी? क्या मिले जुले ऑफिसर थे? कि अब मेरी एक सवाल सिंपल सा आपसे पूछ, देखो क्या आपसे सवाल, क्या मैं तो उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि भैया प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां थी, क्या आपको ये नहीं मालूम पड़ा? अरे आप चाहते हो तो मंदिरों से मस्जिद से चप्पल चोरी नहीं हो सकती है, और फिर वो व्यक्ति कहाँ चला गया, कहां गायब हो गया, कितना टाइम हो गया, और क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? किसके नेता और किस व्यक्ति और कौन सा प्रशासन या कौन सा माफिया उसे शरण दे रहा है? मैं तो कहता हूं सब भूम माफिया और मर्डर माफियाओं को इनका पत्ता बदल के रख देना चाहिए, जैसे योगी राज ने वहां पे किया है। मैं बीजेपी से कोई बड़का व्यक्ति नहीं हूं, मैं सिर्फ ये दिलाना चाहता हूं कि यदि सत्ता में बीजेपी आती है, और आज हमने कोहिनूर को खो दिया है, आज हमने एक कोहिनूर को खो दिया। मेरी एक ही चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आप समझ चुके हैं कि इनमें किस किस के हाथ थे, और इसमें किस किस ने अरे हमारे इतिहासों को छेड़छाड़ किया, तब भी हमने चुप रहे, और फिर उसके बाद जवाब देने लगे तो हमको गोलियां मिलने लग गई। बिल्कुल सुरेश जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी, जैसे आपने कहा भाई इतिहास से भी छेड़छाड़ करी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आपने उसमें पेश करी, लेकिन जब एक वो बहुत बड़े लेवल पर वो जाने लगी, तब आप लोगों ने हस्तक्षेप किया कि इतना भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वापस मुद्दे पर लौटते हैं सुरेश जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी परतें अभी खुलना बाकी है इस पूरे इस घटनाक्रम में। अगर जो जांच जो होती है, अगर वो प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम ये घटित हुआ है, आप टाइम पीरियड देखिए, आप क्या वो टाइम पीरियड था, आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, खुद सुखदेव जी के पास में खुद की सिक्योरिटी थी, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से वो पूरी सिक्योरिटी नहीं रख सकते थे, हथियार वो नहीं रख सकते थे। ये जो समय चुना गया, हम मान ही नहीं सकते कि इसके पीछे सरकारी अमले में से या प्रशासनिक अमले में से, भले ही छोटे लेवल पर हो, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर इसमें शामिल ज़रूर रहा होगा। और मिल चुकी तब तो हथियार रखवाना नहीं था, बिल्कुल नहीं रखवाना था, बात क्लियर थी। और जो पूरे जो हम कह सकते हैं कि पूरी गली के अंदर सुखदेव जी का घर जहाँ पर था, पूरी गली में कम से कम, अगर हो सकता है कि इसमें कुछ छोटा मोटा इधर उधर हो, लेकिन कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर सुखदेव जी ने खुद ने हाई डेफिनेशन कैमरे लगवाए हुए थे, और उसके बाद में भी वो हत्या करके वो दिल्ली तक पहुंच गए। बहुत इजी, तो ये बहुत इजी मैं बता रहा हूँ ना आपको। मैं देखो, दिल्ली की सरकार किसकी है, अब मैं उन पे सवाल उठाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो सब सरकार पे उठाना चाहता हूँ, हर स्टेट की सरकार पे उठाना चाहता हूँ, जहां जहां तक वो माफिया गए हैं, जहां जहां तक वो गए हैं। दिल्ली की सरकार किसकी आप समझ रहे हो, पंजाब की सरकार किसकी आप समझ रहे हो, यहाँ पे सरकार किसकी बनने वाली आप समझ रहे हो, कौन पावर से जाने वाला हो आप ये समझ रहे हो। जिन पावर पे बैठे हुए कुर्सियों उनके बच्चों के नाम आ रहे हैं, ये सोचने की बात है। कुछ अभी खुलासा और भी आ रहा है कि दुबई से कौन बैठा है, कौन हैंडल कर रहा है, एक महिला हैंडल कर रही है, एक महिला किस किस से रिलेशन कैसे कैसे थे, ये सब तारे जुड़े हुए हैं। ये सारे तारे उन आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं जो आने वाला भविष्य भारत के हर नागरिक, तो हर नेता, हर समाज सेवक को, मैं तो कहता हूं खतरा में आज वो है। और यदि ये खतरा को सही समय पर भागा नहीं गया तो मैं कहता हूं भारत देश में ये हत्या आम हो जाएगी जी। मुझे कल से, यदि मैं आवाज उठा रहा हूं, आज मैं खुल के बात कर रहा हूं, कल से मेरे पास फोन आ जाएगा और उस फोन का जवाब यदि नहीं निकला तो कल से परसों मेरी हत्या भी हो सकती है। और मैं डरता नहीं, मैं राजपूत हूं, हमने बलिदान, हमने त्याग और तपस्या और अपने खून से इस धरती को सींचा है, और इस धरती से त्याग और तपस्या सींचा है, तो हम न्याय की भी मांग करते, और न्याय भी चाहिए था। और न्याय का मतलब ये नहीं कि हमने एक दादा को खो दिया तो हमें हमारी चुपचाप बैठेंगे राजपूत। अब राजपूत के साथ साथ ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ आपने देखा वहां गुज्जर है, अरे राजपूत के साथ देखोगे छवि हमारी महाराणा प्रताप हम में आज भी है, क्योंकि महाराणा प्रताप में देखो तो उनके साथ कौन नहीं थे, सर्व समाज को लेकर चलते थे वो, सर्व समाज। उसके बाद यदि बात करते हैं हम तो मुसलमान की, तो हमारा सेनापति भी थे, तो हमारा साथ तो पूरा देश देगा। और यदि भारत सरकार ने इस गुटी को नहीं सुलझाया तो मैं कहता हूं वास्तविकता में एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में
आम व्यक्ति, आम चीज हो जाएगी, किसी को कोई भी गोली मार के जा रहा है जी ये आम हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। सुरेश जी, अब थोड़ा परिवार की तरफ लौटते हैं। जिस प्रकार से हमने वहाँ पर देखा, कई लोग, हालांकि कोई गुजरात से आया था, कोई महाराष्ट्र से आया था, कोई कहीं से आया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ खास हम कह सकते हैं जो लोग जो परिवार के साथ में खड़े थे, और जैसा कि शुरुआत में बताया कि उस पूरे आंदोलन को जिसने संभालना एक सही शब्द होगा, कि वरना अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये आंदोलन किसी भी दिशा में मुड़ सकता था, उग्र आंदोलन हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता था। संभाला, बहुत संभाला। आप लोगों ने उसे संभाला, और जाहिर सी बात है जिस कुर्सी पर सुखदेव जी बैठे थे उस कुर्सी के अब कई दावे आ रहे हैं जो आपको, आपके सामने भी आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवार और उसके इर्द गिर्द जो 2 या 4 जो लोग हैं, उनमें से आप सबसे प्रमुख हम कह सकते हैं, उसमें से आप हैं। तो क्या लगता है आपको, अब ये घटनाक्रम हुआ, अब इसके जो हत्यारे पकड़े जाएंगे, फिर कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है, उनके खुलासे होंगे, लेकिन अब इस परिवार के लिए और इस कुर्सी के दावेदारों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपका दावा सबसे मजबूत भी है, सबसे प्रमुख भी है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो नहीं कह सकता हूँ मैं कि अभी कुर्सी की बात नहीं करेंगे हम जी। फिर भी इसका सवाल का जवाब आपने पूछा तो मेरा देना मेरा फर्ज भी बनता है, मेरे कर्तव्य भी बनता है। आज मीडिया है, मीडिया के माध्यम से पूरा देश चलता है, पूरे देश में सच्चाई पहुंचती है, तो हम इस बात पे मुद्दा रखेंगे। सबसे पहले तो मैं उस परिवार को, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी भाभी साहब हम बच्चों को शक्ति, परमात्मा इतनी शक्ति प्रदान दे कि वो आगे की रूपरेखा समझे। आज की जो घड़ी है वो सबसे बड़ी घड़ी, गंभीर घड़ी ये है कि उनको खुद को संभलना है, और जब वो खुद को संभाल लें तो फिर मैं कहता हूँ आज 2 चीज़ होती है, खुद को संभलना और संभालने का वक्त उनका है। भाभी साहब हम जब तक है, मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूँ, एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। माफ़ कीजिएगा सुरेश जी, आपको मैं बीच में टोक रहा हूँ। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे आपने कहा कि ये जो इस समय जो ये घड़ी है, ये संभलने और संभालने की घड़ी है। ऐसे में कई लोग हैं जो हो सकता है, हालांकि इसके चांसेस नहीं दिखते, लेकिन हो सकता है कई लोग उन्हें बरगलाने की कोशिश करें अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। ऐसे में क्योंकि आप लोग उनके आसपास हैं, तो आप भी इस स्थिति को संभाल सकते हैं। इस सबसे पहले जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा, इस कुर्सी का तो हम कोई बात नहीं कही नहीं जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी जनता और इतना बड़ा क्राउड ने ये दिखा दिया कि दादा और भाभी साहब हुक्म के साथ हैं हम। हमारी पूरी जनता ने दिखा दिया, और मैं तो कहता हूँ वास्तव में पूरा भारत में एक ऐसी क्रांति मैंने तो आज तक ऐसी नहीं देखी। इतनी बड़ी क्रांति एकदम उभर के पब्लिक का जो समर्थन मिला भाभी साहब हुक्म और दादा सुखदेव को जो न्याय दिलाने के लिए मिला, तो अभी कुर्सी की बात नहीं, अभी बात हमारी चल रही है कि न्याय की। यदि वो न्याय हो जाए, पहले हम उस न्याय के बारे में समझेंगे, न्याय की रूपरेखा क्या चल रही है, जो गठित कमेटी की हुई है उस कमेटी का क्या निर्णय निकले, उस निर्णय के ऊपर सबसे बड़ी बात आ जाती है परिवार को संभालने की, और फिर आती है संभालने की। तो संभालने में जैसे हमने आंदोलन को संभाला, नो डाउट आंदोलन में मेरे जैसे कई और भी अनुभवित महापुरुष और हमारे समाज के कई हमारे अनुभवी व्यक्ति थे, जिन्हें मैं दादा हुक्म बोलूंगा, बड़े हैं, मुझसे छोटे भी हैं, बहुत अलग अलग राज्यों से आया था। मैं सबका हाथ जोड़ से अभिनंदन स्वागत करता हूं कि इसी तरह से देश में शांति और अमन बनाया रखे, और यदि हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर से हम उग्र आंदोलन नहीं, हम यहाँ तक का पावर रखते हैं, राजपूत सत्ता बनाता है तो सत्ता बिगाड़ भी देता है, हम वापस अलट पलट कर देंगे, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। अब देखो क्या क्या न्याय मिला है, वो कम्युनिटी का लेटर अभी आपके सामने मीडिया के सामने हम ला देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि कल दादा का हमने पंचतत्व में दादा का शरीर मिल हुए, बड़े दुख की बात है। और कुर्सी की बात बहुत सारे लोग आज करने लग गए, जैसे कि बहुत सारे चैनलों में और भी मैंने देखने लग गया, बहुत सारी बातें मेरे को मैसेज आने लग गया कि सुरेश जी आप किसके साथ हो, कि आप कौन से संगठन के साथ हो, आगे की क्या रूपरेखा है। अरे मैं तो ये कहता हूँ आगे की रूपरेखा तो समझ लेंगे। दादा में वो क्वालिटी थी कि वास्तव में सही बोला दादा ने कि एक सुखदेव नहीं जाएगा इस दुनिया से, जाएगा तो 50 नहीं 500 सुखदेव छोड़ के जाएगा। तो साहब 50 सुखदेव है, 5000 सुखदेव, 5 लाख है, 5 करोड़ सुखदेव उनके पीछे खड़े हैं। तो हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि यदि कोई ये सोच रहा है कि हम इधर उधर से आके संगठन को संभाल लेंगे, इधर उधर से हमारे संगठन को मर्ज कर लेंगे, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसा मुवालदा ना पाले। अभी हमारा काम, हमारा कर्म, हमारा राजपूताना, हमारा फर्ज यही बनता है कि हम सबसे पहले भाभी साहब को, हुक्म को, और हमारी जो कोहिनूर जो कहते हैं राष्ट्रपुत्र, जो कहते हैं इतना बड़ा चेहरा जिन्होंने हमारे वीर गति प्राप्त होकर वो आज हमें वो देख रहे होंगे कि उनके पीछे हम आगे उनकी बातों, उन विचारधारों पे हम कैसे आगे रखेंगे। उनको जीत मिलनी चाहिए, उनको न्याय मिलनी चाहिए, और न्याय नहीं मिला तो संगठन तो एक अलग बात हो जाएगी। मैं कहता हूं आज आपके सामने सरकार बीजेपी की बन रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में फुल बहुमत से बन रही है, राजस्थान में बन रही है। मैं कमिटमेंट करता हूं, विश्वास दिलाता हूं
यदि सरकार तीनों बन रही हो, तीनों मजबूत सरकार मिलकर इसका निर्णय और हेडक्वार्टर से, मैं गृह मंत्री की बात करूंगा, मैं मोदी साहब से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मोदी साहब से, मोदी जी हमारे सीएम है, सॉरी हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे सीएम साहब जो यहाँ बनने वाले हैं उनसे भी ये बात रखना चाहता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह जी से बात रखना चाहता हूँ कि इस गुत्थी को जल्दी सुलझा लीजिए, वरना क्या होगा कि हम शपथ तो लेंगे लेकिन शपथ के साथ साथ उग्र आंदोलन ना शुरू हो जाए। इस चीज को समझना होगा, सरकार को समझना होगा। बिल्कुल सुरेश जी, और वाकई में इस गुत्थी को सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उस आंदोलन में हमने देखा, आप लोगों ने सुखदेव जी के साथ में मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उसमें भी हमने देखा सुखदेव जी ने उस समय भी सिर्फ अपने लिए मांग नहीं करी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ साथ मेरे और 10 से 15 भाई लोग हैं, वो हमारी कम्युनिटी से भी हैं, कुछ हमारी कम्युनिटी के बाहर के भी हैं, उनको भी लगातार थ्रेट आ रही है। और यही मेरा अगला सवाल भी है आपको। ठीक है, सुखदेव जी ने भी अपने बॉडीगार्ड रखे, आपने भी अपनी तरफ से तो आपने पूरी तैयारी रखी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकारी अमला, आखिरकार मेरा सवाल यही कि आप लोगों को सुरक्षा देने में सरकारी अमले को आखिरकार दिक्कत क्या है? वो दिक्कत आपको क्या लगती है कि क्या दिक्कत है? देखिए, साफ साफ तरीके से दिक्कत ये है कि जब भी यदि उनके गुरके कोई काम करते हैं, उन गुरकों यदि हमारे पास सुरक्षा है तो उन गुरकों को पहले से जान से खतरा रहता है। दूसरा, हमारे पास सुरक्षा नहीं है तो वो दबाव डालकर हमारे किसी समर्थन हो या हमारे किसी राजपूत भाई हो, उस पर ऐसा काम कराने में वो ईजी रहते हैं। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, दिक्कत क्या है? अरे भाई, जितनी बात सरकार की बात कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन भी हमारा, क्या हमारे से सरकार में से टैक्स नहीं जाता? क्या मैं तो सिर्फ आम पदाधिकारी की बात नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाज कराना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, यदि कोई भी देश का मुखिया हो या प्रदेश का मुखिया हो या सीएसपी, एसपी और थाना इंचार्ज, यहां तक की बात करना चाहता हूं, यदि आम नागरिक जिंदा है तो आपके विश्वास से जिंदा है, आपकी सुरक्षा में जिंदा है। यदि किसी ने थप्पड़ का जवाब दिया तो मैं कहता हूं प्रशासन उसे थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना चाहिए। यदि किसी ने आंख दिखाकर बात की तो उसकी आंख निकाल देनी चाहिए, तब प्रशासन इतना कड़ा होगा तो ये काम बंद हो गया। यदि किसी ने तलवार का जवाब दिया, चाकू का जवाब दिया, तलवार, तो उसको प्रशासन तलवार और चाकू का जवाब देना चाहिए। यदि ऐसे कांड, गोलियों का जवाब, यदि ऐसे हत्यारे आकर गोलियों की जवाब गैंगस्टर देते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि भारत मुक्त गैंगस्टरों से गोलियों का इनकाउंटर का एक सिस्टम चालू कर देना चाहिए। नो एफआईआर, कोई एक्शन नहीं, ऑन द स्पॉट ठप ठप ठोक दो, गोली का जवाब गोली से, दैट्स ऑल। मेरे तो एक ही, तब जाके हम सुरक्षित होंगे। अब रही बात हमारी पद के अधिकारियों की, तो देखिए, सबसे बड़ी मेरी मांग भी कल भी हर चैनल पे यही रही कि भाभी साहब, जब से हमारी छोटी छोटी बालिका है उनके भविष्य के बारे में सोचे, जो हमारे दादा की जो भतीजे है, मेरी दोनों बत्ती हैं, उनके बारे में सोचे। भाभी साहब हुक्म को एक उचित अच्छे पद पे सरकार रखे, अच्छी जगह मजबूती दे उनको, परिवार को, क्योंकि उनके साथ लड़ने वाला कोई नहीं हमारे अलावा। रही बात अब तीसरी चीज, पद की प्रतिष्ठा की होगी, साथ में जिस सुरक्षा की मांग हम करते आए 17 जुलाई 2022 को मैंने साफ साफ क्लियर कर दिया था, उस वक्त नहीं थी, तो अब इन्हें अच्छी खासी सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी जैसे उनके परिवार को देना चाहिए। उसके बाद रही हमारी, भाई हमारे पास भी कॉल आते हैं, हमारे पास भी कई प्रकार की चीजें हैं, हम तो एक ही चीज कहते हैं, राजपूतों को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो तो हमें लाइसेंस प्रोवाइड करना शुरू करो। हमारा एक एक राजपूत 1-1 लाख 1-1 करोड़ के बराबर होता है। हथियार, हमारी तलवारें छीन ली तुमने, तलवार रखते हो तो गुंडागिरी का नाम दे देते हो, हम हथियार रखते तो हम गैंगस्टर का नाम दे देते हो आप हमें। अरे हम ये नहीं कह रहे कि हमें बदनाम करते हैं, सब प्रकार करते हैं, या तो हमारा हथियार बनाना इजी करे। राजपूत का मतलब शहीद हो तो राजपूत है, बॉर्डर पे शहीद हो तो राजपूत, जब देश में संकट है तो राजपूत, हर जगह राजपूत राजपूत राजपूत, और फिर एक सवाल बना के राजपूत का रख देते हो, या मजाक बना के रखा राजपूतों का। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अब जाग चुके हैं राजपूत, अब जाग चुकी है सारी कौम। राजपूत का मतलब सिर्फ राजपूत नहीं रहेगा, हमारे साथ ब्राह्मण होंगे, हमारे साथ बनिए होंगे, हमारे साथ सर्व समाज होंगे, क्योंकि हम राष्ट्रहित की बात करते हैं और राष्ट्रहित की बात दादा करते थे, यह जवाब दिया। और रही बात, हम किसी के भी इतिहास को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, हम किसी के भी छेड़छाड़ इतिहास को नहीं होने देंगे। और रही भारत देश पे आंख रखने वाले, उसकी भी आंख निकालने की ताकत रखते हैं। बस हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, इतनी आपकी ताकत नहीं है तो कम से कम हथियार रखने की परमिशन तो दो जी, तलवार रखने की परमिशन तो दो। तलवार रखते तो भैया कैसे रखी, गाड़ी में रखा तो पूजा के लिए, हम उसे धारण नहीं कर सकते। हथियार रखा तो भी जब ऐसे टाइम पे आचार संहिता जब हमें खतरा है, तो आपको कलेक्टर महोदय जी
मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ के डीजीपी साहब से पूछना चाहता हूं, यहाँ के एसपी साहब से पूछना चाहता हूं, और कहा जाता इस चैनल के माध्यम से कि जिस राज्य में या जिस अपन एरिया के अंदर आते हैं उसका राजा होता कलेक्टर। कलेक्टर महोदय जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब उनको धमकी मिल चुकी थी, जब प्रशासन से वहां लेटर आ चुका था, सारी बातें क्लियर होती, फिर भी आपने दादा सुखदेव के हथियार जब्त क्यों करवाए? यह सवाल आप पे भी उठता है। बिल्कुल सुरेश जी, आपकी जवाबदारी होती है ये सब संभालने की। आज राजपूतों को इसे खत्म करते जाओगे तो कब तक बर्दाश्त करेगा राजपूत? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, हम शांत तो शांत रहने दो, हमें शांति से इस देश में समर्थन देने दो। हम पार्टी से कोई लालच, सत्ता की लालच नहीं है। अरे हमने सत्ता की लालच छुपे, हमने राज करके छोड़ दिया। अरे अब बात करो पैसे की, तो पैसे की भी लालच हमारे पास नहीं है। कई रियासतें दान दी हमने इस देश को, तब जाके आज राजपूत रियासतें दान देने के बाद आज दर दर की ठोकर खा रहा है। ब्राह्मणों को मिलता है कि आप ये छोड़ दिए, बनियों को बोलता है कि आप ये देश छोड़ दिए। क्यों छोड़ेंगे? जब तक राजपूत जिंदा है और मेरे जैसा एक भी सिपाही जिंदा है, किसी बनिए और किसी ब्राह्मण को डरने की बात नहीं। और रही बात देश की ताकतों को और उन टेररिस्टों को, आपका जवाब देंगे यदि हमें सिर्फ सरकार को जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अगला क्वेश्चन पूछिए। बिल्कुल सुरेश जी, अगला सवाल मेरा यही था कि हमने कई मरतबा जो वहाँ पर मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर जितने भी समाज के लोग आए थे उनसे भी हमने यही सवाल करा कि क्या अब ये वक्त आ गया है कि जेलों में ऐसे दुर्दांत अपराधियों को, इन हत्यारों को रखना, पालना, पोसना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि एक व्यक्ति जिसका नाम आ रहा है वो जेल में बैठा है, एक विदेश में बैठा है, तो ऐसे लोगों को अब जेल में रखना बंद कर देना चाहिए और उनको उनकी जो भी सजा है वो सजा दें, और ताकि इस प्रकार के घटनाक्रम अब भारत में घटने बंद हो जाए। अरे सर, मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं जी। जेलें भरी पड़ी है, क्राइम हो से जिले से भरी पड़ी है। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमारे भारत देश के कानून में क्या है, हम कानून की या प्रशासन की या फिर संविधान की बात करते तो संविधान को उल्टी सीधी बताकर अपनी दाल रोटी सेकने में, अरे तो संविधान बदलने की बात करें। अरे संविधान में हर चीज में कहीं ना कहीं हमें अपडेट करने के वक्त आता है, हमें हर जगह चेंज करने का वक्त आता है। आज सबसे बड़ी विलंब की बात बताता हूं मैं आपको। अरे एक आता है हमारी बॉम्बे हत्याकांड में आता है, कंटिन्यू उसकी जेल में करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं हम उसे। उस करोड़ों लाखों रुपए से सरकार में आम व्यक्ति को सुरक्षा मिल सकती है, आम व्यक्ति को खाना मिल सकता है। वही उसको तत्काल हेयरिंग में लिए, तत्काल हेयरिंग में लेकर उसका मुद्दा खत्म करके उसे यदि फांसी की प्रावधान बनता है। मैं तो एक बात बताना चाहता हूं, साफ सिंपल सा सवाल का जवाब है, जो व्यक्ति गोली मारकर गोली भर रहा है और मार रहा है, बहन बेटी को रेप कर रहा है, उस हत्यारे को जीने का अधिकार कैसे हो सकता है? कैसे प्रावधान है हमारे संविधान में? क्यों जीने का अधिकार है उसको? आप बोलते हैं सुधरना। मैं एक बात बताना चाहता हूं, यदि किसी का एक अपराध हो जाए तो उसे जमानत मिलना चाहिए जी। दूसरा अपराध हो जाए तो उसको और कड़ी सजा देनी चाहिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 100-150 अपराध हो गए और उनकी रक्षा की जा रही है। एक कमांडो दिया जा रहा है, जब वो आते हैं पेशी पे आरब जैसे राजा महाराजा रहे, AK-47 लेके जा रहे हैं। अरे ऐसे लोगों पे क्यों खर्च कर रहे हो भाई साहब? कोर्ट का समय खराब कर रहे हो आप, जज का समय खराब कर रहे हो आप, वकील का समय खराब कर रहे हो। आपको इतना नहीं दिखता है? उसका तुरंत रिजल्ट देके या तो उसका प्रावधान फांसी दिया जाए या तो फिर राजपूतों में सौंप दिया जाए। ऐसे लोगों को हम जवाब देते। बहुत सारे देशों का कानून है कि जो चोरी करता है उसको हाथ काट दिया जाए, तो हम ऐसा प्रावधान क्यों नहीं लाते हैं? हम गोली का जवाब वाला गोली क्यों नहीं ला रहे हैं? बीच चौराहे पे खड़ा करके, अब तो सबने देखा टीवी में गोली मार रहा है, उन दोनों को जल्दी, मैं कहता हूं 8 दिन के अंदर गवाह उतार देना चाहिए। 8 दिन के अंदर गवाह उतार देनी, फांसी पे लटका दी जाए। और मैं तो कहता हूं कानून ऐसा लाइए कि यदि कोई ऐसा हत्यारा हो और ये गोली मार रहा ऑन द स्पॉट जाके और अपनी माफियागिरी बनाना चाहता है, उस व्यक्ति को चौराहे पे खड़े करे और वहां से कमांडो की चारों तरफ से उसको छेद दिया जाए गोलियों से, तब जाके भारत देश में माफिया राज खत्म होगा। ये डिमांड नहीं है, सोचने की बात है, समझने की बात है। बहुत बड़ी बात है, इस पे सरकार की नजर जानी चाहिए। सरकार सिर्फ क्या कर रही है, चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव में लग गई, अब अगला दूसरा चुनाव आ जाएगा, अब दूसरा लोकसभा का चुनाव आ गया, कि हम चुनाव का वेट करते रहेंगे? फिर आचार संहिता आ जाएगी, फिर आचार संहिता में हमारा हथियार जब्त किए जाएंगे, फिर किसी को गोली मार दी जाएगी। ये तो सोचने की बात है, समझने की बात है। सोच और समझने की बात है तो सरकार को ये कानून के हिसाब से, मैं तो कहता हूं लास्ट 15 दिन 1 महीने के अंदर पूरी फाइल बंद हो जानी चाहिए। अरे श्रीमान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार से पूछो, गवर्नमेंट से, जज साहब से पूछे कि वो सो नहीं पाते, कितनी फाइलें पड़ी है, केस पे केस, केस पे केस, और फिर हमारे देश में तारीख पे तारीख, 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 और लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है? या तो वो बाहर हो जाता है या फिर माफियागिरी में जाके वापस मिल जाता है। ऐसे लोगों पे तारीख नहीं, एक तारीख दूसरा रिजल्ट, दैट्स ऑल। रिजल्ट चाहे वो कोई भी हो,
आप यदि आपकी निगाह में आपको लगता है तत्काल, देखिए अब हम इस केस को लंबा चलाएंगे तो क्या होता है, गवाह दहशत में रहते हैं, जी। गवाह पलट जाते हैं। दूसरा, लंबा चलाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति जो प्रशासन से या फिर किससे लड़ रहा है वो कमजोर हालात से होकर अपने हथियार रख देता है, क्योंकि फाइनेंस से कौन मजबूत है साहब? जी। हर कोई थोड़ी पैसे वाला अडानी अंबानी है, हर कोई व्यक्ति कहां से लड़ सकता है? कैसे? अब वकीलों से बात करें, मैं वकीलों के ऊपर बात उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उनकी फीसेस को देखें, उनकी हर हेयरिंग की फीसेस को देखें, उनको मेंटेन करना, 50 गाड़ी से आना जाना, किस इस मध्य प्रदेश का केस है तो मुझे यहाँ आना है, तेलंगाना का केस है तो मुझे तेलंगाना जाना है। सोचने की बात है, ऐसे केस को फटाफट फारिग करके क्यों नहीं खत्म करते हैं? और मैं तो ये सिंपल से सवाल है, अपराध का जवाब अपराधी की गोली जो दी है उसने की, तो वैसे ही एक कानून बनना चाहिए, तुरंत तत्काल ऑन द स्पॉट, वन हेयरिंग ठस, दैट्स ऑल मेरी भाषा में। तो बिल्कुल सुरेश जी, हालांकि सवाल बहुत है, बातें बहुत हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। एक आखिरी सवाल हम आपसे मैं करना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं, क्या अब वो समय आ गया है जब न सिर्फ राजपूत कम्युनिटी बल्कि हर कम्युनिटी को चुनाव आने के समय या फिर पूरे साल भर सरकार बनने के बाद में 4.5 साल 5 साल जिस हिसाब से ये राजनेता जो यूज़ करते हैं कम्युनिटी को, भले वो राजपूत कम्युनिटी हो, गुज्जर कम्युनिटी हो, ब्राह्मण हो, बनिए हो, कायस्थ हो या अन्य कोई समाज हो, दलित हो, एसटी हो, एससी हो, अब इन कम्युनिटी के लोगों को, इन कम्युनिटी के जो हम कह सकते हैं संभालने वाले लोग हैं, उन सबको अब एक मंच पर आकर अब खुद को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार का कोई एजेंडा आप लेकर आएंगे या मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी रखना चाहता हूँ, जितने भी हमारे भारत देश में संगठन चल रहे हैं उन सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों से मेरी एक अपील है कि प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के निम्र निवेदन है मेरा कि जाति से उठकर राष्ट्र की बात के बारे में सोचें। हर संगठन यदि ये बात सोचने लग जाएगा तो ये घटना ऐसी किसी के साथ नहीं होगी। दूसरी बात रही कि देखो जाति की, पैसे से, अब यहाँ बात आती है संगठनों की बात, संगठन की जवाबदारी समझे। पब्लिक से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो आपको खरीद रहा है, आपको पता है वो आपको बेचेगा भी सही, जो आपको खरीद रहा है वो आपको बेचेगा भी सही। बोर्ड वैसे बहुत सारा सुधार आ चुका है, क्योंकि मुझे ये पता है, आपने देखा होगा कि यहाँ की सरकार का पुल कैसे जा रहे थे, आज यहाँ पे फुल बहुमत से सरकार बनी है जी। और वो सरकार बने, मैं तो चाहता हूँ अच्छी बने और योगी राज भी यहाँ है, ये भी मेरी ऐसे, क्योंकि भू माफिया और गुंडा माफिया वास्तव में बंद किया। ऐसे ही चेहरा मध्य प्रदेश में भी क्लियर करें, छत्तीसगढ़ में भी करें, और साथ में सारे संगठन, सारी समाज से मेरी अपील है कि जब तक समाज 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 करोगे तब तक पीछे 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 जाओगे। समाज से ऊपर की बात करो, राष्ट्र 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 की बात करोगे, आप पूरे राष्ट्र के एक उज्जवल भविष्य के नेता कहलाओगे। इन चीज़ों से छोड़िए, कोई इन बातों में नहीं रखा है। आपको मेरे खिलाफ भड़काएंगे, राजपूत के खिलाफ, दलित को राजपूत के खिलाफ, और राजपूत को दलित के खिलाफ, बनिया को उनके खिलाफ, इन सब राजनीतियाँ करते हैं और आपका यूज करके छोड़ जाते हैं लास्ट में। मैं मुझे पूछना चाहता हूं दलित के नेताओं से, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बस ये एक्चुअली एक माहौल क्रिएट हो जाता है किसमें, सोशल मीडिया में। जब सोशल मीडिया में आप माहौल क्रिएट करके क्या दिखाना चाहते हो, आपका परिणाम तो रिजल्ट दिख रहा है ना वोट में, तो आप वोट की राजनीति छोड़ो, राष्ट्र की राजनीति में आओ। यदि कोई भी सरकार यदि कोई अच्छा काम कर रही है उसे समर्थन दे जी, जाति से उठकर कीजिए। यही मेरा अंतिम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से है कि मैं राष्ट्रपुत्र हूँ। राष्ट्रपुत्र की परिभाषा यही होती है, राष्ट्र के हित में बात समझे, दैट्स ऑल, और कोई बात नहीं रखना चाहता आपसे। बिल्कुल सुरेश जी, वाकई में अब समय आ चुका है कि अब तमाम जातियों के जो भी सर्वा है उन सबको एक होना पड़ेगा, ताकि इन राजनेताओं को भी ये समझ में आ जाए कि अब राजनीति के लिए वो किसी को यूज़ नहीं कर सकते। सुरेश जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अपनी जो हम कह सकते हैं आपकी बातें जो शेयर करी, और आगे जो अब आप लोगों के प्लान है न सिर्फ सुखदेव जी के परिवार वालों की संभालने के लिए, देश को संभालने के लिए, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और आप लोगों की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं वाकई में जिस प्रकार से राष्ट्रपुत्र आप अपने आप को कहलाते हैं, तो वो बात भी यहाँ पर निकल के सामने आई है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुरेश सोनगरा जी, और जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी जी के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये भले ही वहाँ से धरना हटा दिया गया हो, लेकिन आंदोलन इनका लगातार बरकरार है। और पूरा समाज चाहता है कि अब न सिर्फ वो दोनों हत्यारे पकड़े जाए, बल्कि उन हत्यारों के पीछे कौन है, अंतिम कड़ी तक भी कानून के शिकंजे में आएगी, तभी इस प्रकार के जो घटनाक्रम है वो घटने बंद होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।